हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे कि आरबीएससी बोर्ड एग्जाम ने पिछले 15 सालों में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उनकी क्या लैंग्वेज रही है। टोटल हम 196 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं। 2026 की एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट मिला है अपने को, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसमें आधे नंबर वाला क्वेश्चन भी है, 1 नंबर वाला, 1.5 नंबर वाला, 3 नंबर के डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें टोटल मिला करके 196 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोटबुक में ऐड कर सकते हो। टोटल 196 प्रश्न अपन देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपना जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की एग्जाम ने पूछा है बार बार में, यदि एक शुक्राणु का अग्रपिंडक एक्रोसोम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इससे कौन सी क्रिया प्रभावित होगी और कैसे होगी। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बना हुआ है और ये अपने को 1.5 नंबर में मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, आनुवांशिक अपवाह को परिभाषित कीजिए या जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर का है, ये 1 नंबर में और रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है और 1.5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना वो है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्या होता है। जेनेटिक्स में जब भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो बार बार में इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही है बोर्ड की एग्जाम कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्या होता है, जिसको हम लिंकेज या सहलगनता बोलते हैं। बस 1 नंबर में अपने को वो नाम लिख करके आना है कि अपवाद सहलगनता होता है। फिर प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या होता है, ये भी जेनेटिक्स का 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है बोर्ड की एग्जाम में। प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। फिर दात्र कोशिका अरक्तता या फिर सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये बोर्ड की एग्जाम ने 15 सालों में 7 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। कई बार ये 1 नंबर में पूछता है, कई बार ये 1.5 नंबर में पूछता है। स्टेम कोशिकाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ रखा है बोर्ड के एग्जाम ने और ये स्टेम कोशिकाओं का जो अपना ये टॉपिक रहता है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये जेनेटिक्स में 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में उसने पूछ रखा है, कई बार ये रिक्त स्थान में इसको पूछ रखा है और कई बार ये 1 नंबर वाले अति लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है। तो 44 + XXY = 47, ये इसका जीन प्रारूप होता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है, तो 44 + X0 = 45, ये टर्नर सिंड्रोम का जीन प्रारूप होता है जो कि 1 नंबर में रिक्त स्थान में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रही है बोर्ड की एग्जाम। फिर किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति या आईयूडी का नाम बताओ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोई भी एक अंतःगर्भाशय युक्ति का नाम बता, तो जिसमें आप 2 आईयूडी के नाम बता करके आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की डिमांड सिर्फ इतनी रहती है कि एक अपने को आईयूडी का नाम लिख करके आना और अपने को 1 नंबर मिलेगा। आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इतना लिखते ही अपने को 1 नंबर मिलता है। फिर उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये भी एमसीक्यू में बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में और अति लघुरात्मक में बन सकता है, जिसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट का नाम देना है और साइंटिस्ट यहाँ पे कौन आएंगे, लेमार्क आएंगे। फिर अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये भी एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 1 नंबर का, आधे नंबर का, अति लघुरात्मक या फिर रिक्त स्थान का या एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है और बोर्ड ने बना भी रखा है। इसका आंसर भी क्या जाएगा, अपना लेमार्क जाएगा। फिर एवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट बार बार में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, चार्ल्स डार्विन ने किया है। उसके बाद में खीस की उपयोगिता बताइए, कोलेस्ट्रम या खीस या प्रथम स्तन्य दुग्ध, ये अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति विज्ञान या आकारी के आधार पर जैव विकास की क्रिया उदाहरण सहित समझाइए, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एवोल्यूशन या जैव विकास वाले चैप्टर में से, जो बोर्ड की एग्जाम ने लगातार 3 बार पूछ रखा है। और इस क्वेश्चन को देख के ही अपन कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चन में अपने को करके क्या आना होता है, इस क्वेश्चन में अपने को समजात अंग और समरूप अंगों के बारे में उनकी परिभाषा प्लस इनके एक एग्जाम्पल देकर के आने होते हैं। फिर शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए, ये रिप्रोडक्शन वाले में पहले 3 नंबर का बोर्ड की एग्जाम पूछती थी, अब यहाँ पे 1.5 नंबर का वेटेज रहता है। तो शुक्र जनन किसे कहते हैं, ये रिक्त स्थान बन सकता है और शुक्र जनन की क्रिया का सिर्फ और सिर्फ आरेख बनाना है, अपने को चार्ट बना करके आना है 1.5 नंबर के लिए। फिर सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं, नाम बताइए। ये क्वेश्चन अपना 1.5 नंबर में भी जाता है, 3 नंबर में भी जाता है और बड़े वाले 4 नंबर में भी जा सकता है, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में से है।
फिर तुलनात्मक शरीर विज्ञान शारीरिकी या आकारिकी के आधार पर जैव विकास की पुष्टि कीजिए। तो जैव विकास में 1.5 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड की एग्जाम बार बार में पूछ रही है, जिसमें अपन वही बात करेंगे कि समजातंक क्या होते हैं, समवर्ती अंक क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल देके आने हैं। फिर सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मानव में सहप्रभाविता को उदाहरण देकर के समझाइए। अब ये पहले 3 नंबर का जब बोर्ड के एग्जाम में इसका वेटेज था तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता था, अब ये 1.5 नंबर में पूछा गया। तो 1.5 नंबर में सहप्रभाविता किसे कहते हैं, परिभाषा देनी है और एक कोई भी उदाहरण देकर के, जैसे बोर्ड एग्जाम बार बार में मानव का जो रक्त समूह है उसका उदाहरण देकर के उस क्वेश्चन का आंसर चाहती है। अब यदि डायरेक्ट ऐसे पूछा है कि मानव में सहप्रभाविता को उदाहरण देकर समझाइए, तो मानव में अपन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल देकर के सहप्रभाविता को चेकर बोर्ड के द्वारा समझा के आएंगे। फिर अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ये भी जेनेटिक्स का 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले ये 3 नंबर का पूछा जा रहा है बार बार में, लेकिन इस बार 1.5 नंबर का है। तो हो सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन पूछ ले, हो सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता का सिर्फ एग्जाम्पल के नाम पूछ ले, हो सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता का चेकर बोर्ड पूछ ले सिर्फ 1.5 नंबर में। फिर समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट बैठता है 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, जीव और समष्टियों वाले चैप्टर में से बनता है, जिसमें समष्टि की डेफिनेशन देनी है और इसकी कोई 4 विशेषता बता करके आनी है। फिर आयु पिरामिड क्या है, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। आयु पिरामिड की डेफिनेशन देनी है आधे नंबर की, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारक देने हैं, वो है 1 नंबर का। लेकिन बोर्ड एग्जाम इन 4 कारकों को नहीं पूछती है, वो एक ही कारक पूछती है या फिर 2 कारक पूछ लेती है और 1.5 नंबर मिल जाते हैं। फिर लिंगानुपात क्या है, ये या तो अतिलोकात्मक में बन सकता है या फिर एमसीक्यू में या फिर रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। संभार तंत्र वृद्धि व चरघातांकी वृद्धि को समझाइए। संभार तंत्र वृद्धि अलग से पूछी जा सकती है 1.5 नंबर में, चरघातांकी वृद्धि अलग से पूछी जा सकती है और एक बार पूछी गई भी है ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों में। सहोपकारिता व सहभोजिता को उदाहरण सहित समझाइए। ये 1.5 नंबर में आएगा तो या तो सहोपकारिता आएगी या फिर सहभोजिता आएगी। परजीविता व परभक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। परजीवियों में पाए जाने वाले कोई 4 अनुकूलन लिखिए। टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम व इस रोग की पुष्टि हेतु परीक्षण का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड ने 15 सालों में 7 बार पूछ लिया है कि टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, और इसकी पुष्टि हेतु परीक्षण का नाम क्या होता है, विडाल परीक्षण होता है, विडाल टेस्ट होता है। फिर एड्स रोग के रोगजनक का नाम बताइए व इस रोग की पुष्टि हेतु परीक्षण का नाम बताइए। तो एड्स रोग का रोगजनक क्या होता है, HIV होता है, जिसको हम रेट्रोवायरस भी बोल सकते हैं। इसकी पुष्टि हेतु परीक्षण का नाम होता है एलिजा, और एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया सिद्धांत पे ये काम कर रही है। एंट अमीबा स्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार में पूछ रहा है, पहले ये छोटा क्वेश्चन बनता था और इस बार 2025 में इसको 4 नंबर में डाल दिया है। एंट अमीबा स्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, अमीबाइसिस या फिर अमीबिक पेचिस रोग होता है। फिर न्यूमोनिया रोग के रोगजनक का नाम बताइए, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि 2025 में 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनाया था इसको। अपरा या प्लेसेंटा क्या है, अपरा के 3 कार्य लिखते हुए इससे स्रावित होने वाले 4 हार्मोन्स के नाम बताइए। अपरा की डेफिनेशन अलग से पूछी जा सकती है, अपरा के कार्य अलग से पूछे जा सकते हैं और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन ये 1.5 नंबर में अलग से पूछे जा सकते हैं। फिर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा क्लाइनफेटर सिंड्रोम के 2-2 लक्षण लिखो, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। एनसीईआरटी में 3 ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिनके 2-2 लक्षण अपने को बताने हैं। लसिका अंग क्या होते हैं, कोई 3 लसिका अंगों के उदाहरण दीजिए। ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। यौन संचारित रोग क्या होते हैं, यौन संचारित रोगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ये अपना जनन स्वास्थ्य वाले में से है। अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये जो अनुकूली विकिरण है ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, इसको बार बार में बोर्ड एग्जाम टारगेट में ले रही है। अनुकूली विकिरण को 24 में भी लिया था, 25 में भी लिया था, 23 में भी इनडायरेक्ट तरीके से इसको ले रखा था। फिर समजात व समवर्ती अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। अब अलग से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समजातंक क्या होता है, एक उदाहरण बताओ। समरूपंक क्या होता है, एक उदाहरण बताओ। तो ये क्वेश्चन 2 बन रहे हैं अपने 1.5 नंबर के। फिर निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता व जीवन शैली के 2 लक्षण लिखिए। जब मानव विकास पढ़ते अपन तो उसमें निएंडरथल, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस ये जो मानव होते हैं, अब दिमागी क्षमता जो एनसीईआरटी ने दे रखी है वो निएंडरथल की दे रखी है, होमो इरेक्टस की दे रखी है, होमो हेबिलस की दे रखी है। रामाफिथिकस व ड्रायोफिथिकस नर वानरों में अंतर बताइए। ये बोर्ड के एग्जाम ने 1.5 नंबर का पहले पूछ रखा और इस बार 1.5 नंबर का ही टारगेट है इस चैप्टर में। जेडआईएफटी व जीआईएफटी का पूरा नाम बताइए। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये क्वेश्चन भी बार बार में रिपीट हो रहा है। बिंदु उत्परिवर्तन को परिभाषित करो एवं एक उदाहरण लिखिए। तो बिंदु उत्परिवर्तन ये जेनेटिक्स में से और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से बनाया गया क्वेश्चन है और बार बार में पूछा जाता है। इसका जो सिकल सेल एनीमिया ये क्लासिकल एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन क्या होते हैं, ये भी जेनेटिक्स का है।
21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने से उत्पन्न गुणसूत्रीय विकार का नाम बताइए। डाउन सिंड्रोम होता है, सब जानते ही है। निम्नलिखित मानव की दिमागी क्षमता लिखिए, जैसे होमो हेबिलस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है, होमो सेपियंस है। इन चार की दिमागी क्षमता अपने को याद रखनी है। सक्रिय प्रतिरक्षा व निष्क्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित करो, ये बड़े वाले क्वेश्चन में बार बार पूछ रखा है। छोटा वाला क्वेश्चन बनता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग में प्रतिरक्षा के टॉपिक से, तो वह प्रतिरक्षा क्या कहलाती है जिसमें शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित परीक्षण का नाम बताइए। जो अभी पीछे अपन ने क्वेश्चन में देखा था, एलिजा परीक्षण होता है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है। जीनोटाइप RRYY वाले बीजीय पादप का फिनोटाइप क्या होगा? जेनेटिक्स में से ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाल्टर सटन द्वारा प्रस्तुत वंशागति के सिद्धांत का नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये संस्कृत में जिस हिसाब से श्लोक पूछा जाता है उस हिसाब से लगातार बोर्ड एग्जाम इसको पूछ रही है। कई बार बोलती है कि वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है वंशागति का? तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया है। जैसे आगे बना हुआ भी है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया है? जो कि TH मॉर्गन ने किया है। इवोल्यूशन में से क्वेश्चन है, आनुवांशिक संतुलन क्या है? हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक लिखिए। ये इवोल्यूशन में से बार बार में टारगेट में लिया जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम का। फिर एक बार बोर्ड के एग्जाम ने ये पूछा है, अंडे देने हेतु बर, ये वरे गलत लिखा हुआ है, अंडे देने हेतु बर उपयुक्त स्थल के लिए अंजीर के पुष्प क्रम को पसंद करती है, कारण सहित समझाइए। तो इसमें एक इंट्रैक्शन का नाम आएगा अपना वो म्यूटुअलिज्म का, वो एग्जाम्पल देकर के समझाना है। फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकियों ART के कोई 3 उदाहरण दीजिए, जो कि जैसे कि IVF दे सकते हैं, ZIFT, GIFT, ICSI है, IUT है, IUI है, इनमें से कोई 3 एग्जाम्पल अपने को देने हैं। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध बहुत ही आवश्यक होता है, कारण सहित समझाइए, ये भी बोर्ड ने पूछ रखा है। वह प्रतिरक्षा क्या कहलाती है जिसमें शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, ये पीछे आ गया था क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जा रहा है। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित परीक्षण का नाम अभी अपन ने देखा एलिजा परीक्षण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसलिए 2 बार देना पड़ा है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का प्रकार बताइए। मधुमक्खी में जैसे हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप का लिंग निर्धारण होता है। कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार बताइए, अक्ष 0 प्रकार का होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण का प्रकार बताइए, ZW होता है। ये एक नंबर में अति लघुत्मक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इनका फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाया जाता है और कई बार MCQ का क्वेश्चन भी आता है। फिर मानव जनन में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात यदि अपरा का निर्माण नहीं होता है तो भ्रूण परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, सिर्फ 1.5 नंबर में डायग्राम है। मादा स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए, ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है और इस चैप्टर में से डायग्राम बनते भी है, तो इस बार के लिए टारगेट में रखना मादा स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र। कोलेस्ट्रम या खीस को परिभाषित करो, ये भी जनन वाले चैप्टर में से ही है। गर्भ निरोधक की कोई 3 प्राकृतिक विधियों के नाम लिखो। अब बोर्ड की एग्जाम तो 3 नहीं पूछती है, बोर्ड की एग्जाम सिर्फ 1 पूछती है। हमने क्वेश्चन में 3 ले रखे हैं। कोई 2 हार्मोन मोचक आयुडी के नाम लिखो, तो अपने को सिर्फ 1 हार्मोन मोचक आयुडी का नाम याद कर लेना है। पात्रे निषेचन की उपयोगिता बताइए, ये भी जनन स्वास्थ्य में से है। सहगर्भता की उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए, मानव जनन में से पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। हार्मोन का नाम लिखिए जो कार्पस ल्यूटियम के परिवर्तन को प्रेरित करता है, कार्पस ल्यूटियम के क्षतिग्रस्त होने पर उत्पन्न प्रभाव को समझाइए, ये भी मानव जनन में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों के नाम बताइए। अब बोर्ड की एग्जाम तो सिर्फ 1 गर्भ निरोधक साधन का पूछता है, हमने 3 ले लिए हैं। वर्णांतता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है, जेनेटिक्स में पूछा गया 1 नंबर का क्वेश्चन है, अति लघुत्मक का, जो लाल और हरे कलर में विभेद नहीं कर सकता है। फिर निम्न को सुमेलित करो। अब ये सुमेलित करने वाला सीन आजकल बोर्ड एग्जाम पूछने लग गई है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे है कि जैसे LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? LH हार्मोन है। LH हार्मोन का लेना देना जैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि LH हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है। प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है ये रिलीज कहाँ से होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो प्रोलेक्टिन का जो फंक्शन होता है वो दुग्ध का स्रावण करने में इस्तेमाल होता है, दुग्ध का निर्माण करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ओवेरी बोल दो, अंडाशय से बोल दो, और अंडाशय की कार्पस ल्यूटियम नाम की संरचना होती है, वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन
LH हार्मोन जो होता है वो लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है या अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं से नर जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। इनिबिन हार्मोन है, इनिबिन हार्मोन जो होता है वो सर्टोली कोशिका से रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है वो नेगेटिव फीडबैक देती है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, FSH को। फिर FSH होता है, ये किस पे ऊपर काम करता है, ये शुक्रजनन नलिकाओं, सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर काम करता है और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। उसके बाद में उस रक्त कणिका का नाम लिखिए जिसमें मलेरिया परजीवी गुणन करता है। ये 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखा है और वो रक्त कणिका का नाम होता है RBC। उसके बाद में डिप्थीरिया रोग के रोगजनक का नाम बताओ तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये एक बार फिल इन द ब्लैंक्स इसका बना हुआ है। वेसेक्टोमी व ट्यूबेक्टोमी क्या है, इनको अलग अलग तरीके से पूछा है। वेसेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, या फिर वेसेक्टोमी किस में होती है, पुरुषों में, और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, महिलाओं में। आनुवंशिक विकार जो कि X क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, जैसे 44 + XXY ये नॉर्मल कंडीशन है और एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। फिर निम्न को परिभाषित करो। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एकल संकर संकरण क्या होता है, ये अपने जेनेटिक्स में से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द्विसंकर संकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग में जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, 1 नंबर। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, 2 नंबर। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, 1 नंबर। तो टोटल मिलाकर के 4 नंबर का बोर्ड की एग्जाम मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से इस हिसाब का पूछती है। फिर एड्स रोगजनक का पूरा नाम लिखिए, इसका संक्रमण कैसे होता है, मानव शरीर में एड्स के लक्षणों को समझाइए और पश्च विषाणु की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से बोर्ड की एग्जाम बनाती है यदि एड्स का क्वेश्चन बनता है तो। फिर मलेरिया रोग के रोगजनक का नाम बताइए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मानव और स्वास्थ्य वाले चैप्टर में से होने वाला है वो कौन सा है, मलेरिया के ऊपर। फिर ड्रग्स में से क्वेश्चन लगातार बन रहा है लेकिन पिछले 2-3 सालों से बना नहीं है, और पीछे बना है तो वो कैसे बना है। कोका एल्केलॉइड या कोकीन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पे बोटनिकल नेम लिखते ही 1 नंबर मिल जाएगा। ये मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इसके 2 नंबर मिलेंगे। और मॉर्फिन की रासायनिक संरचना बनानी है 1 नंबर की, तो टोटल 4 नंबर का हो गया है। फिर कैनाबिनोइड ड्रग का प्राकृतिक स्रोत बताइए, वही पादप का वैज्ञानिक नाम लिखना, ये मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालती है और इसका लेने का तरीका बताइए और कैनाबिनोइड अणु की संरचना बनाइए। तो ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर कैंसर रोग को विस्तार से समझाइए। अब कैंसर के ऊपर अलग अलग तरीके से पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कौन सा पॉइंट बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेती है। तो एक बार कैंसर रोग को अपने को थोड़ा सा डिटेल से देख लेना है। फिर निम्नलिखित रोगों के रोगजनक का नाम व 2-2 लक्षण लिखो। यदि ये काम अपन ने कर लिया तो फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग में जो निबंधात्मक प्रश्न आता है वो अपने हाथ से नहीं जाने वाला है। जैसे पहला रोग है टाइफाइड, फिर है दाद, सामान्य जुखाम, फाइलेरियोसिस, एस्केरियोसिस, अमीबाइसिस, न्यूमोनिया। इतने ही डिजीज दे रखे अपनी एनसीईआरटी में, तो इनका अपने को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैथोजन के नाम, रोगजनक के नाम देखने और 2-2 लक्षण देखने, और लक्षण सबके लगभग सेम सेम मिलते हैं। फिर पारितंत्र में से बड़ा क्वेश्चन बनता है, और आज तक के एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन बना है, पहले की जो एग्जाम हुई थी उसमें जो बड़ा क्वेश्चन बनता था उसमें सिलेबस थोड़ा चेंज था। अब जो सिलेबस बचा है उसके अकॉर्डिंग अब अपने लिए 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बचेंगे। पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, पारितंत्र की संरचना को समझाइए तथा एक पारितंत्र के पोषण स्तर का आरेख चित्र बनाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखिए, यह कितने प्रकार की होती है, सिर्फ प्रकार लिखने और उनके नाम लिखने हैं, और खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में सिर्फ अंतर बनाना, और अंतर जब भी लिखते हैं अपन टेबुलर फॉर्म में अपने को अंतर लिख करके आने हैं। फिर 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन टुकड़े में कैसे बनेगा, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, ऊर्जा के पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, समझाइए। एक स्थलीय पारितंत्र में अपगठन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। ये 3 टुकड़े में पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पूछा गया है, ये भी 4 नंबर का है। फिर उत्पादकता क्या होती है, नेट प्राथमिक उत्पादकता व ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को परिभाषित करो, और खड़ी फसल को परिभाषित करो। ये क्वेश्चन भी अपना कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, 4 नंबर का। पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं, घास मैदान में जैव मात्रा पिरामिड का वर्णन चित्र की सहायता से कीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम ने बार बार पूछ रखा है। एक वन पारितंत्र में ऊर्जा व संख्या के पिरामिड को सचित्र समझाइए। ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पहले 3 नंबर का आया करता था, इस बार ये 4 नंबर का बनेगा। फिर नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और पिछली बार इस क्वेश्चन के जैसा कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव जनन वाले चैप्टर में से 1.5 नंबर का बना था, तो इस बार नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र को अपने को टारगेट में लेना है। फिर जेनेटिक्स में कुछ रोग है जिनके बारे में नॉर्मल अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट रोग कौन से है, आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, वर्णांता, इनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने को देख करके जाने एग्जाम में। फिर सूक्ष्म प्रवर्धन में उपयोगी 2 पादप हार्मोन के नाम बताइए। अब इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन भी होते हैं कि ये पादप हार्मोन कहाँ से आ गए हैं, तो ये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग वाले चैप्टर में से एक पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का चैप्टर चलता है, जिसमें 2 पादप हार्मोन अपन काम में लेते हैं, एक ऑक्सिन होता है और दूसरा साइटोकाइनिन होता है। उन 2 पादप हार्मोन के नाम बताने अपने को सिर्फ। फिर प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक रूपांतरित जीव द्वारा उत्पादित हार्मोन्स का नाम बताइए। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है, जबकि बोर्ड की एग्जाम की लैंग्वेज यही रहती है। अब प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक रूपांतरित जीव द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा है, तो सबसे पहला खोजा गया जो चिकित्सकीय उत्पाद है जो बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया है, वो एक हार्मोन का बनाया है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, जिसको मार्केट में आज अपन ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक इसके पीछे इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको बायोटेक्नोलॉजी में इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बनाया, और बैक्टीरिया हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन से जैव प्रौद्योगिकी विधि अपराधियों में बच्चों के जनकों को पहचानने में सहायक होती है, तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक या डीएनए अंगुली छापन तकनीक की बात हो रही है। 1 नंबर का ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से पूछा गया बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। उस तकनीक का नाम लिखिए जिसके द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां अत्यंत कम समय में अपन प्राप्त कर सकते हैं। उस तकनीक का नाम क्या होता है, पीसीआर होता है। पुष्पी पादपों में भ्रूण पोष की सूत्र गुणिता क्या होती है, बोर्ड एग्जाम बार बार में इस क्वेश्चन को पूछ रही है। हमें पता है कि ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लोइड होता है, 3n होता है। अक्षार युग्मों के ऐसे अनुक्रम को क्या कहते हैं जिसे पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों को एक जैसा पढ़ा जाता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन बनता है अपना पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, अपने को आंसर में देना है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, या फिर वो बोलते पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है, तो अपनी ये डेफिनेशन दे देंगे क्वेश्चन वाले। फिर बैक्टीरिया का नाम लिखिए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सिंपल सा अपने को आंसर करना होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। BOD का पूरा नाम लिखिए, ये फुल फॉर्म बोर्ड की एग्जाम 1 नंबर में पूछती है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पोमेटो पादप का निर्माण किन 2 पादपों के प्रोटोप्लास्ट संलयन से होता है, तो पोमेटो जो पादप बनता है वो पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट संलयन करने से बनता है। उस जीवाणु का वैज्ञानिक नाम लिखिए जिससे बीटी जीविस निर्मित होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर जहां कहीं भी बीटी दिखे तो बीटी देख के अपने को क्या करना है, उस जीवाणु का नाम लिखना है, उस जीवाणु का वैज्ञानिक नाम लिखना है, बेसिलस थुरिंजिएसिस। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग लिखिए। आप चाहो तो इंसुलिन वाला दे सकते हो, आप चाहो तो जीन थेरेपी का दे सकते हो। प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार लिखिए। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम बताइए। तो प्रतिबंधन एंजाइम 2 ही प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक तीसरा प्रकार भी होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, हिंड, सेकंड है। बायोपायरेसी या जैव चोरी की परिभाषा लिखिए। ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में से पूछा जाने वाला बार बार में जो परिभाषा के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़ा क्वेश्चन है। फिर पुनर्योगज डीएनए को परिभाषित करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए को परिभाषित करो। विजातीय डीएनए को प्रपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताओ। टेम्पलेट रज्जुक व कूटलेखन रज्जुक की ध्रुवता बताइए। डीएनए के अनुलेखन इकाई के 3 भागों के नाम दीजिए और अनुलेखन इकाई का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से, वंशागति के आणविक आधार में से, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन इस बार बनने की पूरी संभावना भी है इसकी। फिर निम्न में से प्रत्येक में जीन उत्परिवर्तन के प्रकार को समझाइए। ये 2 सीक्वेंस दे रखी है अपने को और 2 अलग अलग सीक्वेंस दे रखी है। इनमें अपने को बताना, जैसे पहले की मैं बात करूं तो आप इसमें चेक कर लेना, इसमें एग्जाम्पल आएगा एक पॉइंट म्यूटेशन का, और दूसरी वाली सीक्वेंस में एग्जाम्पल आएगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का, जो बोर्ड के एग्जाम ने 1 नंबर के लिए पूछ रखा है। कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर करते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम ने पूछ रखा है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम ने पूछा था, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 टोटल मिलाकर के 1 नंबर में पुष्प के 4 भागों के नाम भी पूछे हैं। उत्तम वाहक की परिभाषा एवं 4 गुणधर्म लिखिए। जब आप PBR 322 का नामांकित चित्र बनाते हो तो उसमें जो विशेषताएं लिखते हो वही विशेषताएं अपने को यहाँ पे लिखनी। और अगला क्वेश्चन ये जो बोर्ड के एग्जाम ने पूछ भी रखा है, PBR 322 का नामांकित चित्र बनाइए, और ये क्वेश्चन जाता है अपना 1.5 नंबर का। फिर साधारण विलोडक होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाइए। अपने सिलेबस में 2 ही प्रकार के बायोरिएक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो साधारण विलोडक होज बायोरिएक्टर है। उसके अलावा एक बायोरिएक्टर और बचता है, उसको भी अपने को देखना है, वो भी नहीं छोड़ना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण के प्रमुख नियम लिखिए। जैसे कि इकोआर फर्स्ट है, हिंड सेकंड है, तो इनका नामकरण कैसे हुआ, उनके 4 नियम बताने हैं।
फिर पहले चैप्टर में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट वाले चैप्टर में से छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बोर्ड की एग्जाम बार बार में टारगेट करती है। विपुंसन या इमेस्कुलेशन क्या होता है, बेगिंग क्या होती है, फिर दूध को दही के रूप में बदलने वाले जीवाणु की 2 लाभदायक भूमिका बताइए। जैसे पीछे अपन ने देखा था कि दूध से दही बनाने के लिए, दूध से योगर्ट बनाने के लिए अपन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का नाम लेते हैं, उसकी अपने को 2 विशेषताएं देनी है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को परिभाषित करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बार बार में पूछा गया है। जीन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। बीटी जीव किस जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, वही वापस से घूम फिर के ये पूछ रही है, बैसिलस थुरिंजेसिस वाला। भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन। उसके बाद में अनुलेखन किसे कहते हैं, डीएनए में अनुलेखन इकाई के भाग क्या है, अनुलेखन क्रिया में इनका योगदान क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा है ये। बीटी द्वारा उत्पन्न बीटी जीव से बैसिलस तो नहीं मरता जबकि कीट मर जाते हैं, इसका अपने को कारण बताना है, ये भी 1.5 नंबर का है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, जीएम पौधों का उपयोग हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है या लाभप्रद होता है। जैव उर्वरक की उपयोगिता बताइए। जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका बताइए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से जो 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो पुराने एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने गए हैं, उनकी लैंग्वेज है ये 3 नंबर का क्वेश्चन जाएगा अपना। फिर किण्वित पेय उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग को उदाहरण से समझाइए, 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा। मधुमेह रोगियों को यदि असंसाधित प्राक इंसुलिन दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को 1.5 नंबर के लिए इसकी लैंग्वेज देनी है। स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता वाला जो चैप्टर चलता है उसमें सबसे ज्यादा बार बार में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण, जिसकी डेफिनेशन देनी होती है और उनके एग्जाम्पल देने होते हैं। जीन क्लोनिंग में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के कार्य को समझाइए। प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए जिस बैक्टीरिया का, जिस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, उसको अपने को एक्सप्लेन करके आना है। परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम ने पूछ रखा है 1 नंबर के लिए। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 1 नंबर का है। उस जीवाणुजन्य उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग थक्का स्क्वॉटर में किया जाता है। तो एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के नाम बताइए। कोई भी एग्जाम दे दो, इक्वार फर्स्ट दे दो, साल 1 दे दो, बेमैच फर्स्ट लिख दो या CLA फर्स्ट लिख दो, हिंड सेकंड लिख दो। प्लाज्मिड PBR 322 में पाए जाने वाले 2 प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम बताओ। तो जब PBR 322 का नामांकित चित्र बनाते हैं तो उसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के नाम अपन जरूर लिखते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। उसके बाद में पराजीनी या ट्रांसजेनिक जंतुओं के जैविक उत्पादों के उत्पादन में योगदान को समझाइए। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं उनका जैविक उत्पादों में क्या उपयोग होते हैं। यदि वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए तो इसके उपचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से इस बार बन सकता है। मानव जीनोम परियोजना के 4 लक्ष्य लिखिए। ये 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा डीएनए का पृथक्करण कैसे किया जाता है समझाइए। आप चाहो तो इसमें डायग्राम देकर के समझा सकते हो, आप चाहो तो इनकी लैंग्वेज देकर के समझा सकते हो। पीसीआर तकनीक द्वारा जीन का आवर्धन कैसे किया जाता है समझाइए। तो पीसीआर तकनीक का इंट्रोडक्शन देख करके या तो पूरा डायग्राम बना दो, 3 स्टेप्स लगा दो, या फिर इसकी थ्योरी लिख दो। एक काम कर सकते हैं अपन। माइक्रो इंजेक्शन व जीन गन विधि क्या होती है। ये 2 विधियां ऐसी है जिसमें माइक्रो इंजेक्शन है वो जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए और जीन गन विधि है वो पादपों में जीन स्थानांतरण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनको अलग अलग तरीके से बोर्ड की एग्जाम बार बार में क्वेश्चन पूछ रही है। बायोरिएक्टर की कार्य प्रणाली को समझाओ। तो बायोरिएक्टर के जो डायग्राम बनाते हैं वही उसकी कार्य प्रणाली आ जाएगी, वहां पे डायग्राम बना देंगे इस क्वेश्चन में अपन। निम्न एंजाइम के कार्य लिखो। अब ये अलग अलग एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का। आरएनएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये 25 के एग्जाम में रिक्त स्थान में क्वेश्चन बनाई था। आरएनए का अपघटन करने के लिए। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए खंडों को काटने के लिए। काइटिनेज कवक की कोशिका भित्ति का अपघटन करने के लिए। प्रोटीएज प्रोटीन का अपघटन करने के लिए। सेल्यूलेज पादप कोशिका भित्ति का अपघटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। प्रथम जो पुनर्योगज डीएनए था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था साल्मोनेला टाइफिमोरियम नाम के जीवाणु का इस्तेमाल करके। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को परिभाषित करो। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, 1 नंबर के लिए। अनुप्रवाह प्रक्रमण या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को डिफाइन करके छोड़ना है अपने को, 1 नंबर के लिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है,
ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तंबाकू के पादप की जड़ों को संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि का नाम बताइए, इससे बचने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम बताइए। तो आरएनए अंतरक्षेप तकनीक होती है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक होती है। और तंबाकू की पादप की जड़ों को संक्रमित करने वाला जो सूत्रकृमि होता है वो मेलोइडी गायनी इनकोग्निसिया नाम का सूत्रकृमि होता है। ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जा रहा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में कुछ डेफिनेशन है इंपोर्टेंट। सोमाक्लोन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट सेलिन क्या होता है, टोटिपोटेंस या पूर्णशक्ता क्या होती है, और केलस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन अपने को देखनी है। निम्न को सुमेलित करो। ये जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले में से बनाए गए हैं और बोर्ड की एग्जाम इनको बार बार में टारगेट भी कर रही है कि सिट्रिक एसिड होता है वो एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से मिलता है, और एसिटिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है। फिर साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इसका स्रोत एवं एक उपयोग बताइए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है, प्रतिरक्षा संदमक दवा होती है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के कवक से ये बनाई जाती है। स्टेटिन क्या है, इसका स्रोत एवं एक उपयोग बताइए। स्टेटिन भी एक ड्रग होती है जो कि मोनास्कस परप्यूरियस नाम के कवक से बनाई जाती है। ब्रेड व अल्कोहल निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है, तो सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जैव विविधता की क्षति के 2 कारण बताइए। विदेशी जातियों के स्थानीय रूप से स्थापन के फलस्वरूप स्थानीय जातियों पर दुष्प्रभाव समझाइए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले चैप्टर में 1.5 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड की एग्जाम बार बार में पूछ रही है। जैव विविधता संरक्षण कितनी प्रकार से किया जाता है, किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए किस प्रकार संरक्षण करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण के बारे में बात कर रही है। निम्न को परिभाषित करो। पहले चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन अपनी जैसे पहली है द्विनिषेचन त्रिशल्यन, बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसको बार बार में टारगेट कर रही है। और दूसरी है बहुभ्रूणता पोलीएम्ब्रियोनी, असंजनन एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। उसके बाद में आनुवंशिक कूट क्या है, इनकी 4 विशेषताएं लिखी। ये बोर्ड की एग्जाम ने 3 नंबर वाला जब क्वेश्चन बनता था उस टाइम पे पूछ रखा और इस बार 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन रहा है वंशागति के आणविक आधार वाले में। तो आनुवंशिक कूट की डेफिनेशन देनी है और अपने को 4 या फिर 5 विशेषता देनी है। मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं लिखिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये होती क्या है और इनकी विशेषता भी बतानी है अपने को। टिप्पणी के रूप में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ रखा है एक बार डीएनए अंगुली छापन तकनीक के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो आप इसके बारे में कुछ भी लिख दो 4-5 लाइन में। अनुवादन के बारे में कुछ भी लिख दो 4-5 लाइन में। अनुलेखन इकाई के बारे में लिख दो क्योंकि क्वेश्चन अपना टिप्पणी के ऊपर बना हुआ है। फिर निम्न के नामांकित चित्र बनाओ। तो वंशागति के आणविक आधार में जो बार बार में पूछे जा रहे हैं वो डायग्राम कौन से हैं, प्रतिकृति द्विशाख, रेप्लिकेशन फोक की बात करिए, लेक ओपेरोन या लेक प्रचालक की बात करें, टीआरएनए और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, जो बार बार में डायग्राम पूछे जा रहे हैं। फिर इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन आती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक्सोन क्या होता है और इंट्रोन क्या होता है। इन डेफिनेशन को टारगेट में रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल को सचित्र समझाइए। डीएनए की जो पैकेजिंग वाला मॉडल होता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेज के प्रयोग के द्वारा सचित्र समझाओ। ये 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन मिलेगा अपने को। डीएनए अर्धसरक्षी प्रतिकृति का होता है, मेसेल्सन स्टोल के प्रयोग को सचित्र समझाना है। तो ये 2 इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो बोर्ड के एग्जाम ने बार बार पूछ रखे, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है लेकिन इन एक्सपेरिमेंट को बार बार में बोर्ड के एग्जाम टारगेट में ले रही है। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यूकेरियोटिक में अनुलेखन प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। या फिर अनुलेखन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक या जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। पहले चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण व परपरागण में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। ये बोर्ड के एग्जाम ने पूछ रखा है। जल परागण व वायु परागण को सचित्र समझाइए। भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोषों के प्रकारों को समझाइए। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया को सचित्र समझाइए। निम्न के नामांकित चित्र बनाइए। परिपक्व भ्रूणकोश का विभिन्न परतों को दर्शाता हुआ लघु बीजाणुधानी का नामांकित चित्र, एक बीजपत्री भ्रूण का, द्विबीजपत्री भ्रूण का। ये जितने भी कंटिन्यू क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये परागण से लेकर के यहां तक के ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम ने पूछ रखे हैं। फिर एल्बुमिनस व गैर एल्बुमिनस बीज को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी पहले चैप्टर का ही है। पुष्पीय पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं के नाम बताइए और भ्रूण परिवर्धन की क्रिया समझाइए। ये भी पहले चैप्टर का पूछा गया क्वेश्चन है। लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2025 में 3-3 नंबर का अथवा में आ चुका है। लघु बीजाणु जनन पूछ लिया, गुरु बीजाणु जनन पूछ लिया है। फिर
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर चलता है उसमें से पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर वाला जरूरी नहीं कि एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी पूछ सकता है। जैसे कि जैव उर्वरक क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दो। जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु व कवक की भूमिका समझा दो, 2 नंबर में। टोटल मिलाकर के 3 नंबर का बन जाएगा। जैव कीटनाशक क्या है, किसी एक प्रकार का उदाहरण और उसका उपयोग बता दो, 3 नंबर में। वायुमल उपचार को सचित्र समझा दो, 3 नंबर में। बायोगैस क्या है, बायोगैस संयंत्र की संरचना समझाते हुए इसके कोई 2 उपयोग बता दो, 3 नंबर में। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, 3 नंबर में। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, 3 नंबर में। ये सारे क्वेश्चन जो अभी अपन ने देखे हैं ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक जंतुओं की उपयोगिता बताइए, ट्रांसजेनिक पादपों की उपयोगिता बताइए। इनमें से एक क्वेश्चन इस बार 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99.99% मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसजेनिक जंतु या ट्रांसजेनिक पादपों में से इस बार क्वेश्चन बनेगा पिछले पेपरों के पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आरेखीय निरूपण दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पुनर्योगज डीएनए तकनीक का अपने को डायग्राम देना है 1.5 नंबर में। आणविक निदान क्या है, उदाहरण दीजिए, 1.5 नंबर का क्वेश्चन। परागकण लंबी अवधि तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं, ये किस पदार्थ के कारण होता है और क्यों होता है, ये 3 नंबर में भी जा सकता है और 1 नंबर का अतिलोकरात्मक भी जा सकता है। योगर्ट किस प्रकार प्राप्त करते हैं, योगर्ट जो पुरानी एनसीईआरटी में नाम दे रखा था, योगर्ट अपन किसको बोलते हैं, दही को बोलते हैं, तो दही किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। उन्मील परागणी पुष्प व अनुन्मील परागणी पुष्प में अंतर लिखिए, ये अपना पहले चैप्टर में से ही है। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से लेकर के आता है, ये अपना ओपेरिन हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन सी कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है, ट्राइकोडर्मा नाम की कवक होती है। एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब सोचो, अनुकूली विकिरण का क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला था कि ये बोर्ड की एग्जाम का फेवरेट है। जो डेफिनेशन अनुकूली विकिरण की होती है वो पुराने पेपरों में ये इस हिसाब से पूछा जा रहा था, और अब पेपर बनाने वाले टारगेट में ले रहे हैं कि अब डायरेक्ट बोल देते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण क्या होती है। फिर जहां पशु चरते हैं उसके पास से भूगोलिक भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, इस पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कॉमनसेलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, और उदाहरण से समझाना इसको। जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर मानव क्रियाकलापों के कारण है, कथन को कारण सहित समझाइए। जैव विविधता वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर था, ये किसने देखा था, तो ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात कर रहा है, जो कि सटन और बावेरी साहब ने ही देखा है। नाइट्रोजन क्षार व पेंटोस शर्करा के बीच बंध कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम ने पूछा है। तो ये टोटल मिलाकर के अपने 196 क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चनों की स्पेशल तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड ने 15 सालों में पूछ रखे हैं और ये बार बार में रिपीट कर रही है। 15 साल के पेपर को देख करके एनालिसिस किया तो पता चला कि जितने पीछे क्वेश्चन आ रहे हैं बस वही क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके वापस दे रहे हैं। तो ये 196 क्वेश्चन है, इनको अपने को बिल्कुल से भी इग्नोर नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि ये पूरा वीडियो देखो, आप इन क्वेश्चनों का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लो, कहीं से भी करो, अपने नोट्स से करो, डेस्क वर्क से करो, एग्जामिनेशन आइडिया से करो, एनसीईआरटी से करो, जहां से करो आप, लेकिन इन क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर देख के जाना। हालांकि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं देने वाला हूं, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी। आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप पहले से जिस वहाँ से मटेरियल से जो तैयारी कर रहे हो वहाँ से आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते लो, लेकिन ये 196 क्वेश्चनों को आपको देख करके जरूर जाना है। थैंक यू सो मच।